दोस्तों स्टडी 91 के YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष भारतीय संविधान की अगली क्लास को लेकर हाजिर हूं दोस्तों, जिसमें आज अपने 176वें लेक्चर पे बातचीत करेंगे। ठीक है, आज का क्वेश्चन अगर आप देखेंगे दोस्तों तो 5251 से लेकर 5280 तक के सवाल आज आपके कवर हो जाएंगे। देखिए 5000 के ऊपर सवाल आपको इसी चैनल पर करा दिया गया। ठीक है, इसी सीक्वेंस में दोस्तों 150 लेक्चर जो है वो मैंने हिस्ट्री से संबंधित दिया और आगे 151 नंबर से 176 तक जो अभी हम चल रहे हैं ये हमारा भारतीय संविधान की क्लास चल रही है। आज हमारा 26वां लेक्चर है। ठीक है, विस्तार में चर्चा करें, हमें कोई जल्दीबाजी नहीं कि जल्दी से हमें कोर्स खत्म करना है, हम इत्मीनान से एक एक टॉपिक पर बात कर रहे हैं। दोस्तों इसके पीछे हमने बताया था आपको प्रधानमंत्री के बारे में, प्रधानमंत्री से संबंधित अनेक तथ्यों के बारे में। ठीक है, और आज की क्लास में हम बात करेंगे भारत के प्रधानमंत्री और उनके कार्यकाल के बारे में। ठीक है, वैसे तो ये चैप्टर पढ़कर आपको लगेगा कि बड़ा बोरिंग सा चैप्टर है, ये बड़ा बोरिंग टॉपिक है, लेकिन दोस्तों इंटरेस्ट कैसे पैदा होगा ये मैं भली भांति जानता हूं। तो एक बार आप स्टार्ट करिए, फिर आज मैं बताना चाहूंगा कि आगे क्या कुछ दिया गया है। देखिए आप ही लोगों के डिमांड पर दोस्तों हिस्ट्री में मैंने मॉडर्न हिस्ट्री का बैच बनाया। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत सारे बच्चों का क्वेरी होता है कि सर मॉडर्न हिस्ट्री क्यों, एंशिएंट मिडावल क्यों नहीं। तो देखिए सबसे ज्यादा जो प्रश्न आपकी परीक्षा में आता है वो मॉडर्न हिस्ट्री से आता है, तो मुझे लगा कि पहले एंशिएंट मिडावल ना पढ़ा के मॉडर्न से कहानी को शुरू किया जाए, जहां से सबसे ज्यादा सवाल आते हैं, इसका वेटेज ज्यादा है। ठीक है, तो ये लॉन्च किया गया। इसी तरह से दोस्तों पॉलिटी का बैच हमारे पास आ गया है, हमारे पास हिंदी का बैच है, हमारे पास यूपी स्पेशल का बैच है। तो दोस्तों जो बैच अभी आपको नहीं मिल पा रहे हैं आप इंक्वायरी कर लीजिए, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है। धीरे धीरे देखिए काम करते हैं हम लोग। ठीक है भाई, समय लगता है बैच बनाने में, क्वालिटी कंटेंट देना तो टाइम तो लगेगा, ऐसा नहीं कि रातों रात काम हो जाएगा, है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल देखते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आज हमारा 176वां लेक्चर है। 5251 से लेकर 5280 तक के सवाल करेंगे और केवल इतना मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रधानमंत्री का कार्यकाल क्या था और कुछ अन्य तथ्य जो आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। सिंपल सा सवाल दिया जा रहा है कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का पहला कार्यकाल क्या था। सवाल क्या है, पहला कार्यकाल। ठीक है, तो दोस्तों जब आजादी मिलती है 1947 में, तब वो प्रधानमंत्री चुने जाते हैं और 47 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 52 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है दोस्तों कि जो पीएम होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है, जनरली 5 साल का कार्यकाल होता है। तो याद रखेगा 47 में 5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 52। ये इनका पहला कार्यकाल था। ठीक है, अगर मान लीजिए सवाल पूछ दे कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी का दूसरा कार्यकाल क्या रहा, तो 1952 में कार्यकाल समाप्त हुआ तो फिर से चुनाव कराए गए। 1952 में 5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 1957 हो जाएगा। तो याद रखेंगे यहां पर क्या हो जाएगा, 1957 ईस्वी, ये जो है इनका दूसरा कार्यकाल रहा। उसी तरह से अगले सवाल में दे रहा कि जवाहरलाल नेहरू जी का तीसरा कार्यकाल क्या था। क्या दे रहा दोस्तों, तीसरा कार्यकाल, तो 57 में समाप्त हुआ है, 57 में पुनः आप 5 साल जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 57 5 62 हो जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका जवाब, 57 से 62 इनका तीसरा कार्यकाल था। ठीक है, इसी तरह से आपसे पूछ सकता है इनका चौथा कार्यकाल। तो चौथा कार्यकाल क्या रहा दोस्तों, 1962 से लेकर के 1964 ईस्वी तक इनका चौथा कार्यकाल रहा। और याद रखेगा इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, मृत्यु हो जाता है पद पर रहते हुए, पद पर रहते हुए क्या हो जाता है दोस्तों, मृत्यु हो जाती है। और ऐसे क्या थे दोस्तों, ऐसे पहले पीएम है। ठीक है, क्योंकि इनके पहले तो भारत में प्रधानमंत्री थे नहीं, यही पहले प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, व्यक्ति के रूप में पहले प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, और पद के रूप में भी। तो अब तो खैर इनका चौथा कार्यकाल चल रहा था, लेकिन इस दौरान इनकी मृत्यु हो जाती। एक सवाल जो आपसे कठिन पूछ सकता है वो ये पूछ सकता है कि ये बताइए मुझे कि जब जिसको ये सवाल आसान लग रहा है, मैं एक सवाल अपनी तरफ से दागता हूं। ठीक है, सुनिए क्या दाग रहा हूं। सवाल ये आ सकता है कि जवाहरलाल नेहरू कितने समय के लिए प्रधानमंत्री थे। बहुत ध्यान से सोच समझ के बताइएगा, कई सारे बच्चों को तो यही नहीं पता है कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का कुल 4 कार्यकाल चला था। ठीक है, अगर ये आपको पता भी है कि 4 कार्यकाल चला था तो आपको दिन नहीं पता होगा। अगर दिन पूछ दे सवाल तो याद रखेगा कल की क्लास में मैंने आपको बताया था 16 साल, लेकिन एग्जैक्ट आपको बताना है 16 साल नहीं, 16 साल से ज्यादा का समय, 16 साल 200 कितने दिन दोस्तों, 16 साल 286 दिन। ठीक है, अलग पेन से लिख दे रहा हूं, याद रखेगा इनका कुल कितने समय के लिए दोस्तों पीएम रहे हैं, तो 16 साल प्लस 283 की 286, याद रखेगा 83 नहीं 86, 286। ठीक है, 286। ठीक है, याद रखिएगा इतने समय के लिए जवाहरलाल नेहरू जी क्या थे दोस्तों, प्रधानमंत्री थे। तो यहां पे लिख लीजिए इतने समय के लिए जवाहरलाल नेहरू जी पीएम थे। आज तक इनका रिकॉर्ड कोई तोड़ नहीं पाया और शायद आगे आने वाले समय में कोई तोड़ भी ना पाए, क्योंकि दोस्तों चौथा इनका कार्यकाल था। तो ये इंपॉर्टेंट आपके लिए ये सवाल बनता है। मैंने आपसे कहा ना कि जब आप मेरी क्लास में होंगे तो आपके मन में जितने भी सवाल बनेंगे ना, मैं सारे सवालों का जवाब दूंगा। आगे पढ़िए, लिख रहा प्रधानमंत्री, ये कार्यकारी प्रधानमंत्री थे, ठीक है, या कार्यवाहक आप कह सकते हैं। जब अचानक से किसी
प्रधानमंत्री का देहांत हो जाएगा तो कोई दूसरा प्रधानमंत्री चुनने के लिए तो समय चाहिए ना। तो एक व्यक्ति को कार्यकारी या कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया जाता है। ऐसे में गुलजारी लाल नंदा जी को दोस्तों कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया। किसे दोस्तों, याद रखेंगे, गुलजारी लाल नंदा जी को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया। लेकिन इनका कार्यकाल क्या था, तो देखिए 1964 में देहांत हुआ किसका, जवाहरलाल नेहरू जी का, तो 64 ही कार्यकाल था। हाँ 64 में क्या से क्या, तो 64 में दोस्तों मई महीने से लेकर जून महीने तक। ठीक है, अब अगर आप हमसे पूछेंगे कि सर मई में कितना, हमें नहीं पता, हमें नहीं पता, मैं नहीं बता पाऊंगा। ठीक है, ये सब गूगल बताएगा। देखिए जो काम की चीजें हमें वो पढ़ना है। ठीक है, प्रधानमंत्री का कार्यकाल जानना इंपॉर्टेंट है, ये जानना इंपॉर्टेंट नहीं कि किस दिन जो है उनका देहांत तो ठीक है, लेकिन किस दिन से किस दिन के लिए चुना हुआ था, ये आपसे नहीं परीक्षा में पूछा जाएगा, यही आपसे पूछा जाएगा। तो मई जून 1 महीना दोस्तों चुना गया था गुलजारी लाल नंदा जी को। उसके बाद चुनाव हो जाता है, हालांकि 6 महीना का समय रहता है, लेकिन जल्दी से चुनाव करा करके लाल बहादुर शास्त्री जी को प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। लेकिन संजोग देखिए, समय का दुष्चक्र चला और लाल बहादुर शास्त्री जी का भी देहांत हो गया। ठीक है, वो ताशकंद समझौता आपने सुना होगा, ताशकंद फाइल एक अच्छी मूवी है, आप वो मूवी देखिए, आपको उसके पीछे एक बड़ी राज की बात मिलेगी। ठीक है, खैर जो भी रहा हो उसका खुलासा तो आज तक नहीं हुआ। लेकिन आप प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का कार्यकाल क्या था, तो दोस्तों याद रखेगा व्यक्ति के रूप में दूसरे प्रधानमंत्री थे। ठीक है, व्यक्ति के रूप में ये कौन से प्रधानमंत्री थे, तो सेकंड पीएम थे दोस्तों भारत के। ये सवाल भी आप याद रखेंगे। ठीक है, अब आपसे पूछा कार्यकाल, तो 1964 में ही देहांत हुआ था उनका। 1 महीने बाद दोस्तों चुनाव भी करा लिया गया, तो 64 से लेकर 66 तक। ठीक है, कब से कब तक दोस्तों, 64 से लेकर के 66 तक दोस्तों ये इनका कार्यकाल रहा। फिर दोस्तों इनका भी देहांत हो गया और देहांत हो गया। पुनः जो है गुलजारी लाल नंदा जी को पुनः कार्यकारी प्रधानमंत्री चुना जाता है। ठीक है, उसके बाद इंदिरा गांधी जी का चुनाव हो जाता है। ठीक है, पहले यहां देखिए गुलजारी लाल नंदा जी का ये गुलजारी लाल नंदा जी का ये दूसरा कार्यकाल स्टार्ट हो गया। इसके पहले गुलजारी लाल नंदा जी की बात करें तो याद रखेंगे मई जून। ठीक है, मई जून 1964 में दोस्तों इनका चुनाव किया गया था। ठीक है, ये इनका क्या था दोस्तों, ये इनका पहला कार्यकाल था। ठीक है, इनका पहला, भले 1 महीने के लिए था लेकिन पहला कार्यकाल था। जब इनको दूसरी बार चुना गया इसी काम के लिए, तो याद रखेंगे कुल 13 दिन के लिए चुना गया था। तो 1966 में दोस्तों पुनः हो जाता है। और जब ये आते हैं फिर से चुनाव होता है, तो इंदिरा गांधी जी को जो है प्रधानमंत्री चुना जाता है। तो आप याद रखिएगा जलई, क्या याद रखेंगे दोस्तों, जलई मोचई। ठीक है, ऐसे याद रखिएगा, जलई मोचई। ठीक है, तो ज से जवाहरलाल नेहरू, ल से लाल बहादुर शास्त्री और ई से इंदिरा गांधी। ठीक है, अब इंदिरा गांधी का नंबर आ गया। लेकिन अब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी का कार्यकाल क्या था, तो 1966 में दोस्तों इनका कार्यकाल शुरू होता है। तो 66 से दोस्तों कहां तक चली जाएंगी, ये उठ के चली जाएंगी 66 नहीं बल्कि आप 66 ही मान लीजिए, 66 से लेकर दोस्तों 77 तक इनका कार्यकाल रहा। कुल 11 साल 59 दिन, एक बार चेक कर लीजिएगा, नहीं सही है। ठीक है, 11 साल 59 दिन के लिए दोस्तों इनको प्रधानमंत्री चुना गया था। इसके पहले अगर हम जवाहरलाल नेहरू की बात कर दें, अगर हम नेहरू जी की बात कर दें, तो हमने नेहरू जी के बारे में पढ़ा कि नेहरू जी 16 साल 286 दिन के लिए चुने गए थे। ठीक है, ये 286 दिन तक के लिए पीएम चुने गए थे। वहीं इंदिरा गांधी की बात करें तो 11 साल 59 दिन के लिए दोस्तों ये जो है पीएम पद पर रही हैं इंदिरा गांधी जी। एक सवाल और याद रखेगा, इंदिरा गांधी जी दोस्तों पहली महिला प्रधानमंत्री थी। याद रखेंगे ये क्या था इनके बारे में, पहली महिला प्रधानमंत्री। ठीक है, पहली महिला प्रधानमंत्री थी, ये भी याद रखेंगे। गुलजारी लाल नंदा को छोड़िए, लाल बहादुर शास्त्री के बारे में याद रखेगा, इन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया, जय जवान जय किसान का नारा दिया था, इसे भी आप याद रखेंगे। ठीक है, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो मैंने एक भारत पाकिस्तान युद्ध पर एक वीडियो बनाया है। ठीक है, भारत पाकिस्तान, इंडो चाइना नहीं, इंडो चाइना जो युद्ध था वो 1962 में हुआ था और भारत पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध हुआ था वो 1965 में हुआ था। एक बार आप सर्च करके देखिए, आपको जबरदस्त कहानी, आपके आंखों में आंसू आ जाएगा। तब मेरे पास इस तरह बोर्ड नहीं था लेकिन क्लास बड़ी अच्छी है। ठीक है, आप एक बार पढ़ के देखिए। तो जय जवान जय किसान का नारा इन्होंने दिया, उसमें मैंने बताया कि नारा उन्होंने क्यों दिया। ठीक है, कुछ और भी तो बोल सकते थे, जय जवान जय किसान बोलने की क्या जरूरत थी, बड़ी लंबी चौड़ी कहानी है, मैं यहां बताना नहीं चाहूंगा। आगे बढ़िए, लिख रहा दोस्तों अगले सवाल पे ध्यान से पढ़िए, क्या लिख रहा है, लिख रहा प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई जी का कार्यकाल क्या था। अभी हमने ऊपर लिखा था दोस्तों जलई मोचई। ठीक है, तो जलई तो समाप्त हो गया, अब हमारा यहां बात करना मोचई का। ठीक है, तो मोचई में क्या बात करना, मो से मोरारजी देसाई। ठीक है, तो याद रखेंगे, अगर व्यक्ति के रूप में आप ध्यान देंगे तो व्यक्ति के रूप में याद रखेंगे ये चौथे नंबर के प्रधानमंत्री, क्योंकि पहले जवाहरलाल नेहरू, फिर लाल बहादुर शास्त्री, फिर इंदिरा गांधी और चौथे नंबर पे दोस्तों मोरारजी देसाई जी का नाम आता है। और मोरारजी देसाई जी याद रखेगा पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। ठीक है, पहले गैर
कांग्रेसी पीएम रहे दोस्तों, इस सवाल को भी याद रखिएगा। इसके पहले कांग्रेस के अलावा मतलब कोई दूसरी पार्टी का व्यक्ति पीएम नहीं बना था। और 1977 में उधर हमने पढ़ा कि कार्यकाल समाप्त हो रहा है किसका, इंदिरा गांधी जी का, तो 77 में इनका चुनाव किया गया, लेकिन संजोग ऐसा कि पूरा कार्यकाल बीत भी नहीं पाया और इनको पद से हटना पड़ा। हटना क्या पड़ा, आपने पढ़ा कि पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने इस्तीफा दे दिया, ठीक है, क्या दिया दोस्तों, इस्तीफा, ठीक है। तो इस्तीफा देने वाले ये क्या है दोस्तों, फर्स्ट पीएम है। सवाल यहां से भी आता है, देखिए सवाल यहीं कहीं इसको पूछा जाएगा। सवाल आएगा कहां से, जो मैं फैक्ट आपको नोट करके दे रहा हूं ना, सवाल ऐसे ही बनते हैं, ठीक है। और आगे पढ़िए, लिख रहा प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, तो मो से मोरारजी देसाई हो गया, और च से क्या हो जाएगा दोस्तों, चौधरी चरण सिंह। तो चौधरी चरण सिंह दोस्तों ये 5वें नंबर के प्रधानमंत्री थे। क्या इनके बारे में खास बात है दोस्तों, तो चौधरी चरण सिंह कभी संसद नहीं गए, ठीक है, कभी संसद नहीं गए, ठीक है। पता नहीं क्या कर रहे थे, मुझे भी नहीं पता, लेकिन कभी संसद नहीं गए। अब सवाल आता है कि कौन से ऐसे प्रधानमंत्री थे जो कभी संसद नहीं गए, जो कभी लोकसभा में नहीं गए, तो दोस्तों यही वो थे कि जिन्होंने कभी संसद का सामना ही नहीं किया। तो 1979 में दोस्तों इनका चुनाव किया गया था। अब जब सामना नहीं करेंगे तो सिंपल सी बात, इनको हटा दिया जाएगा। 1980 तक दोस्तों ये रहे हैं, ठीक है। मुझे लगता है 6 महीने के लिए प्रधानमंत्री थे, 180 दिन के आसपास, एक बार चेक कर लीजिएगा, स्टार लगाया हूं, ठीक है। 180 डेज के लिए दोस्तों इनको प्रधानमंत्री चुना गया था। इसके बाद ई से इंदिरा गांधी आ गया, तो इंदिरा गांधी पुनः दोस्तों ये व्यक्ति के रूप में तब इनका चुनाव गिनती किया नहीं जाएगा, क्योंकि गिनती हम लोग कर चुके हैं। तो व्यक्ति, भाई एक ही व्यक्ति अगर 2 बार चुना जा रहा है तो उसको एक ही माना जाएगा ना, व्यक्ति के रूप में नहीं, ठीक है। इसके अब दोस्तों 1980 में जाएंगे, तो 1980 से लेकर के 1984 तक दोस्तों याद रखेंगे कौन रहेगा, ये जो है इंदिरा गांधी। अब आप जानते हैं दोस्तों कि वैसे तो जो प्रधानमंत्री होते हैं जनरली 5 साल उनका कार्यकाल होता है, लेकिन यहाँ पर 80 से 84, संजोग देखिए 84 में इनका निधन हो जाएगा। 84 में ही याद रखेंगे, 84 में ही इनका क्या हो जाता है दोस्तों, निधन हो जाता है। और पद पर रहते हुए दोस्तों इनका निधन होता है, याद रखेंगे। इसके पहले पद पर रहते हुए किसका निधन हुआ था, जवाहरलाल नेहरू जी का और लाल बहादुर शास्त्री जी का, ठीक है। इसके पहले याद रखेंगे नेहरू जी का, दूसरे नंबर पे शास्त्री जी का, और तीसरे नंबर पे याद रखेंगे इंदिरा गांधी का। 3 ऐसे शख्स हुए हैं, 3 ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं जिनका पद पर रहते हुए ही देहांत हो गया था। यह सवाल भी आपसे आपकी परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है, तो इसको भी याद रखेगा। अगले सवाल पर आइए, लिख रहा है राजीव गांधी। हमने पढ़ा दोस्तों, पहले पढ़ा था जलई, क्या पढ़ा था, जलई जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री, ई से इंदिरा गांधी। फिर पढ़ा था दोस्तों मोचई, ठीक है, जलई मोचई। फिर पढ़ेंगे हम रविचपी, क्या पढ़ेंगे दोस्तों, रविचपी, ठीक है। अब रविचपी क्या है दोस्तों, र से राजीव गांधी, ठीक है। तो राजीव गांधी को दोस्तों व्यक्ति के रूप में देखिए 1 2 3 4 5, अब छठा नंबर आ जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा दोस्तों छठा नंबर इनका, ठीक है। छठे नंबर के कार्यकाल पर आते हैं दोस्तों, तो 1984 में इंदिरा गांधी के देहांत के बाद इनका चुनाव होगा। 84 में 5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 84 5 89, तो इनका कार्यकाल दोस्तों 89 तक रहता है। अब यहां से सवाल क्या आता दोस्तों, ये 40 वर्ष की उम्र में दोस्तों प्रधानमंत्री चुने गए थे और ये सबसे युवा प्रधानमंत्री माने जाते हैं। सबसे युवा पीएम दोस्तों अब तक का भारत में किसे माना जाता है, ये सवाल आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। एक सवाल और याद रखेंगे, अगर हम यहाँ इनके निधन की बात करें तो इनका निधन दोस्तों 1991 में हुआ था, तब ये पद पर नहीं थे, ठीक है, ये भी याद रखेगा। आगे लिख रहा है कि रविचपी, र से राजीव गांधी हो गए, वी से दोस्तों वीपी सिंह हो गए। इनको विश्वनाथ प्रताप सिंह भी कहा जाता है या वीपी सिंह, ठीक है। शॉर्टकट में क्या मिलतेगा दोस्तों, आपको वीपी सिंह भी मिलेगा, वीपी सिंह, ठीक है, वीपी सिंह भी मिलेगा। तो वीपी सिंह की बात करेंगे तो दोस्तों ये 7वें नंबर के पीएम हैं, 7वें नंबर के पीएम, ये भी याद रखेंगे। अब ये कब से कब तक आएंगे, तो याद रखेगा 1991 में, सॉरी 91 कर रहा हूं, 89 में, 91 में इनका देहांत है ना, तो 1989 से लेकर 90 तक केवल 1 साल के लिए दोस्तों इनको प्रधानमंत्री चुना जाता है। 89 से लेकर के कहां तक दोस्तों, 90 तक के लिए दोस्तों होता है। और एक सवाल इनसे जुड़ा हुआ आता है सवाल परीक्षा में कि ऐसे प्रधानमंत्री कौन थे जिनके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया था, क्या सवाल आता है, ठीक है। ये ऐसे पीएम थे, ठीक है, जिनके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास, और आपको तो पता है अगर अविश्वास प्रस्ताव
प्रस्ताव पास हुआ, ठीक है, प्रस्ताव आया, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। और आपको तो पता है अगर अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में आ जाए तो फिर लोकसभा में बहुमत दल का जो नेता होगा, ठीक है, उसका अब नेता वो बना नहीं रहेगा, उसे अपने पद से हटना पड़ेगा। तो इसी तरह से विश्वनाथ प्रताप सिंह जी को के खिलाफ दोस्तों यह अविश्वास प्रस्ताव आया था और उसके बाद उन्हें पद छोड़ना पड़ा था, ठीक है। तो रवि पढ़ लिया। अभी चपी, चपी मतलब क्या हो जाता है, च से चंद्रशेखर। इसके पहले जो च आया था वो चौधरी चरण सिंह जी थे, ये चंद्रशेखर जी हैं। चंद्रशेखर जी का जो कार्यकाल था ये देखिए 1990 तक ही आया, तो 90 से लेकर, इनका भी ज्यादा नहीं चला, 1990 से लेकर 91 तक, ठीक है। ये अल्प समय के लिए दोस्तों प्रधानमंत्री ये भी चुने गए चौधरी चरण सिंह, ये, और इनका संबंध जो है समाजवादी जनता पार्टी से, ठीक है, समाजवादी जनता पार्टी से इनका संबंध था। देखिए एक जनता पार्टी की सरकार अलग थी, ठीक है, एक भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे चल के बनेगी, ये समाजवादी जनता पार्टी है। पहले जनता पार्टी था, जैसे जो आपने मोरारजी देसाई वगैरह पढ़ा वो जनता पार्टी से थे, ठीक है। बाद में दोस्तों कौन होते हैं, एक समाजवादी जनता पार्टी बना है तो ये समाजवादी से है। एक भारतीय जनता पार्टी तो और आगे मिलेगा, जब मोदी जी की आप बात करेंगे, अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात करेंगे, तब दोस्तों आएगा, ठीक है। लिख रहा है प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव, याद रखेंगे पीवी नरसिम्हा राव ये दक्षिण भारत से बिलोंग करते थे, ठीक है, याद रखेंगे दक्षिण भारतीय पीएम थे, और ये पहले दक्षिण भारतीय पीएम थे। इसके पहले कोई दक्षिण भारत से आज तक कोई पीएम नहीं बना था, प्रधानमंत्री नहीं बना था। और इनका कार्यकाल क्या है दोस्तों, तो 1990 से 91, तो आप पीछे पढ़ें, ठीक है, चौधरी कर रहा हूं भाई, चंद्रशेखर सिंह जी के बारे में पढ़ें। और ये 91 से लेकर अब इनका कार्यकाल दोस्तों चलेगा लंबा, 91 से लेकर 96 तक का दोस्तों कार्यकाल इनका रहा है, ठीक है, यही याद रखना है यहाँ पर। अगला सवाल है दोस्तों, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी अब तक के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री के रूप में इन्हें जाना जाता है। और इनका पहला कार्यकाल क्या था दोस्तों, तो पहला कार्यकाल बड़े कम समय के लिए था, 1996 में ही चुनाव किया गया था और 1996 में ही ये बने थे। उसके बाद केवल एक वोट से दोस्तों सरकार गिर गई थी बाद में, ठीक है, केवल एक वोट से सरकार चली गई, सरकार चली गई, ठीक है, ये भी याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है, इन्हीं के बारे में है। प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा का पूरा नाम है दोस्तों हरदनहल्ली देवगौड़ा, ठीक है, एचडी देवगौड़ा, ठीक है, तो याद रखेंगे देवगौड़ा याद रखिएगा। और इनका कार्यकाल क्या था, तो जब 96 में दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार चली जाती है तो 96 से लेकर 97 तक का जो समय है, एक साल का समय, ये किसका रहा दोस्तों, ये एचडी देवगौड़ा का रहा। और ये जनता दल से संबंधित थे, किससे संबंधित थे, जनता दल। इस दौरान दोस्तों जनता दल ने 2 प्रधानमंत्री दिया, एक एचडी देवगौड़ा जी को दिया और एक गुजराल साहब को दिया, ठीक है, आई.के. गुजराल का नाम सुना होगा, तो गुजराल साहब को दिया। याद रखेंगे स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई सारी किताबें आती हैं, मैं बार बार कहता हूं, हम जितना शिद्दत से पढ़ाते हैं ना अपने, चाहे मेरा यूट्यूब, आप यूट्यूब प्रोग्राम खोल के देखिए, आपको कभी बोरियत नहीं महसूस होगी। हम चाहते हैं तो इसी सवाल को 1 घंटे तक पढ़ाते, 2 घंटे तक पढ़ाते नहीं, हम सोचते हैं कि बच्चों को कितना ज्यादा से ज्यादा मटेरियल मिल जाए और कम से कम समय में मैटर मिले, ठीक है। इसीलिए दोस्तों एकदम बढ़िया से लिमिटेड टाइम की क्लास दी जाती है कि आपका समय नहीं जाना चाहिए। शायद आपको आपके समय की कीमत ना पता हो, लेकिन आपके समय की कीमत मुझे कहीं ज्यादा पता है, आपसे ज्यादा समय की कीमत मुझे पता है। आपके समय की चिंता करते हुए दोस्तों कम समय में ज्यादा प्रश्न कराए जाते हैं, ज्यादा फैक्ट पे बातें होती हैं, कभी इधर उधर की बातें नहीं होती। हाँ, किताबें हैं तो किताबों के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, मेरा काम है, क्योंकि इससे बच्चे जानेंगे। तो ये हमारा हेल्पलाइन नंबर दोस्तों, कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। किताबें चाहे अमेजन से ले लीजिए, फ्लिपकार्ट से ले लीजिए, मीशो से ले लीजिए, हमारे अपने वेबसाइट से ले लीजिए, एप्लीकेशन से ले लीजिए, मार्केट से भी ले सकते हैं, हर जगह किताब अवेलेबल है। लेकिन अब जब आपके अंदर लेने की मनसा होगी तभी तो लेंगे किताब, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई.के. गुजराल साहब का भी संबंध किससे दोस्तों, तो याद रखेंगे जनता पार्टी से ही इनका संबंध है, ठीक है। तो जनता पार्टी ने दोस्तों इस दौरान 2 वर्ष में 2 प्रधानमंत्री दिए, ठीक है, 2 वर्ष में 2 पीएम दोस्तों किसने दिया था, तो जनता पार्टी ने दिया था। और किसे किसे दिया था, तो एक तो आई.के. गुजराल जी को दिया है, इसके पहले एचडी देवगौड़ा जी को दिया है, ठीक है, एचडी देवगौड़ा। ये अलग बात है दोस्तों कि इन लोगों का कार्यकाल लंबा नहीं रहा, कम कार्यकाल के लिए आए थे, लेकिन था कार्यकाल, ठीक है। तो आई.के. गुजराल साहब की बात करें तो ये भी देखिए 1-1 साल का कार्यकाल लोग का चल रहा है, ठीक है, 1997 से 98 तक का कार्यकाल इनका रहा है, ठीक है। इसके पहले एचडी देवगौड़ा जी की बात किया हमने तो 1996 से 97 तक का कार्यकाल रहा है, ठीक है। और अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात करें तो उनका तो 96 से 96 तक ही रहा, ठीक है। लिख रहा प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जो दूसरा कार्यकाल था, ठीक है, पहला कार्यकाल केवल 13 दिन का रहा है, जो दूसरा कार्यकाल रहा है दोस्तों याद रखेगा ये, अच्छा इनके बारे में एक और लाइन याद रखेगा, ये पहले गैर कांग्रेसी
पीएम थे। सर आपने कहा तो कि ये पहले गैर कांग्रेसी में मोरारजी देसाई थे। पहले सुन तो लीजिए, पीएम थे जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया, जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया। इसके पहले जितने भी, याद रखिएगा, प्रधानमंत्री चुने गए, अगर वो कांग्रेस से नहीं थे तो कांग्रेस वालों ने हमेशा टांग अड़ाया और किसी को कार्यकाल पूरा करने ही नहीं दिया। वो जो 5 वर्ष के लिए व्यक्ति का चुनाव होता है, वो कोई व्यक्ति 5 वर्ष तक रहा ही नहीं, चाहे वो जनता पार्टी से संबंधित रहा हो, चाहे वो समाजवादी जनता पार्टी से संबंधित रहा हो, किसी को रहने नहीं दिया। केवल कांग्रेस के लोग ही प्रधानमंत्री पद पर रहे, ठीक है। और लेकिन अगर हम अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात करें तो अटल बिहारी वाजपेयी जी पहले ऐसे गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया है, इसको भी याद रखिएगा। तो वर्ष 1998 में जब इनका चुनाव होता है तो वहां से लेकर दोस्तों आगे 2004 तक दोस्तों आपको मिलेगा कहानी। कई बार बीच में अटकलें आती है लेकिन फिर ये चीजें चलती रहती हैं। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का जो चुनाव हुआ था दोस्तों, याद रखेंगे, ये पहले सिख पीएम थे, ठीक है। पहले सिख प्रधानमंत्री थे, पहले सिख पीएम थे। और इनका 2 कार्यकाल रहा दोस्तों। इनका जो पहला कार्यकाल रहा है वो 2004 में जब अटल बिहारी जी की सरकार जाती है एनडीए की, तब यूपीए की सरकार बनती है, तो 4 से लेकर 9 तक, ठीक है। और इनका जो दूसरा कार्यकाल रहा दोस्तों वो 2009 से लेकर के 9, 5, 14 तक रहेगा, ठीक है। तो 14 तक इनका कार्यकाल रहा। 14 के बाद किसका नंबर आ जाता है? मोदी जी का नंबर आ जाता है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का कार्यकाल, ठीक है। तो ये भी याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल हो गया। चलिए आगे लिख रहा दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का पहला कार्यकाल क्या था दोस्तों? तो इनका पहला कार्यकाल 2014 से 14/5 कितना हो जाएगा? 19, ठीक है। तो 2014 से लेकर 2019 तक दोस्तों ये इनका पहला कार्यकाल था, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। एक सवाल दोस्तों और आता है कि मोदी जी स्वतंत्र भारत में जन्मे पहले प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। स्वतंत्र भारत में जन्मे पहले प्रधानमंत्री हैं, पहले पीएम हैं, ठीक है। इसके पहले के जितने भी पीएम थे उनका जन्म स्वतंत्र भारत में नहीं हुआ था, मतलब 1947 के बाद नहीं हुआ था, उसके पहले उनका जन्म रहा है। केवल मोदी जी ही ऐसे हैं जिनका जन्म 1947 के बाद हुआ। तो ये वाला फैक्ट भी आप याद रखेंगे, बाकी मेरे कार्यकाल आपको बता ही दिया, ठीक है। और इसके पहले दोस्तों, अच्छा आगे भी दे रहा है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी का जो दूसरा कार्यकाल है दोस्तों वो याद रखेंगे क्या है? तो 2019 में 5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 2024, ठीक है। तो 19 से लेकर 24 तक रहेगा। एक चीज और याद रखेगा दोस्तों, ये दूसरे नंबर के सेकंड गुजराती पीएम थे। क्या थे दोस्तों? सेकंड गुजराती पीएम। अब आपके मन में एक सवाल खड़ा हो गया कि अगर ये दूसरे नंबर, मैं सीएम नहीं लिख रहा हूं, मैं पीएम लिख रहा हूं, ये गुजरात राज्य से आने वाले दूसरे नंबर के पीएम थे, ठीक है, भी याद रखेगा। तो आपके मन में भी आ गया कि सर पहले नंबर पे कौन थे? पहले नंबर पे मोरारजी देसाई थे। कौन थे दोस्तों? मोरारजी देसाई जो थे दोस्तों, ये पहले पीएम थे, ये भी गुजरात से बिलोंग करते थे, ये भी याद रखेंगे। और ये 81 वर्ष की अवस्था में दोस्तों, 81 वर्ष की अवस्था में ये पीएम बने थे, ये भी याद रखेंगे। इसलिए सबसे अधिक उम्र का व्यक्ति जो पीएम चुना गया वो मोरारजी देसाई जी हैं। भारतीय संविधान की तथ्यात्मक संप्रभुता दोस्तों किसमें है? तथ्यात्मक संप्रभुता याद रखेगा प्रधानमंत्री में निहित होती, ठीक है। भारतीय संविधान में, ठीक है, क्या लिखा दोस्तों? तथ्यात्मक संप्रभुता ये किसमें निहित होती है? ऑप्शन दे दे, राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में, राज्यपाल में, मंत्रिपरिषद में। तो प्रधानमंत्री याद रखेगा। जो बच्चे नहीं जानेंगे ना वो राष्ट्रपति चुनते हैं। देखते हैं जब कठिन शब्द सामने लिखा रहता है तो सोचते हैं कोई बड़ा पद हो जाएगा, ये कर लेते हैं, या फिर हो सकता हो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश चूज कर लें। नहीं, ऐसी गलती आपको नहीं करना। मैं फिर से याद दिला रहा हूं, ये चैप्टर बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा कि बड़ा आसान सा था, लेकिन साथ में आने के बाद आपको कुछ ना कुछ नया जरूर मिला होगा। जो मुझे आता था, जितना मैंने सीखा अपने जीवन में, मैं वो आपको देने का प्रयास करता हूं। और आप सोचो कि जो इंसान यूट्यूब पर इतनी अच्छी क्लास दे सकता है, फिर हमारा जो पेड प्रोग्राम होगा वहां हम कितना मेहनत करते होंगे। आप खाली कल्पना करो इस बात का कि जो इंसान फ्री में इतना अच्छा मैटर दे सकता है, हम अपने फ्री वाले बच्चों को इतना अच्छा कंटेंट दे सकते हैं, तो हमारे पेड प्रोग्राम जो होंगे वहां पर हम कितना अच्छा कंटेंट दे रहे होंगे। आगे लिख रहा है, लोकसभा में बहुमत दल का नेता दोस्तों कौन होता है? तो जो बहुमत दल का नेता होता है वही तो प्रधानमंत्री होता है। वही क्या होता है? वही प्रधानमंत्री होता है। भाई बहुमत जिसकी होती है, अब बहुमत दल ने जिसका चुनाव कर लिया जिस व्यक्ति का, वही तो जाएगा प्रधानमंत्री बनेगा। लिख रहा है कि मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? ये जो मंत्रिपरिषद में जो सदस्य होते हैं दोस्तों, जो सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर, ठीक है, प्रधानमंत्री की
सलाह पर क्या करता है दोस्तों, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति किया जाता है, आप जानते हैं, ठीक है। ये मैं नियुक्ति की बात कर रहा हूं, ये राष्ट्रपति द्वारा क्या किया जाता है, नियुक्ति किया जाता है। लेकिन सलाह किससे लेंगे दोस्तों, प्रधानमंत्री से सलाह लेकर। हम यहां पूछ रहे हैं कि यहां पर जो अध्यक्षता होगा, मंत्रिपरिषद की जो बैठक होगी उसकी अध्यक्षता कौन करेगा, तो भाई ये मंत्रिपरिषद याद रखेंगे, इसकी अध्यक्षता करता है प्रधानमंत्री। और ये मंत्रिपरिषद याद रखेगा किसके प्रति जिम्मेदार होती है, तो लोकसभा के प्रति। ये किसके प्रति जिम्मेदार होती है, अगर ये सवाल आ जाए तो क्या बताएंगे दोस्तों, ये लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, ठीक है। तो याद रखेंगे, ये सवाल भी अच्छा है। आगे लिख रहा है, केंद्रीय मंत्रिमंडल का आकार और सदस्यता कौन तय करता है कि कितना बड़ा आकार होगा, कितने लोग इस मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, ठीक है, किसे किसे क्या क्या पद दिया जाएगा, ये सारा डिसीजन कौन लेता है दोस्तों, प्रधानमंत्री लेते हैं, ठीक है। क्योंकि बहुमत दल में इन्हीं की पकड़ होती है, इन्हीं को नेता चुना जाता है, तो इसलिए दोस्तों यहां पर इन्हीं के द्वारा दोस्तों ये आकार और सदस्यता का चुनाव किया जाता है, या फिर ये तय किया जाता है क्राइटेरिया, ठीक है। आगे लिख रहा है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है दोस्तों, तो पहले तो योजना आयोग चलता था, अब नीति आयोग आ गया है दोस्तों। नीति आयोग की स्थापना कब हुआ था, तो याद रखेंगे 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना किया गया, ठीक है, नीति आयोग की स्थापना किया गया। इसके पहले योजना आयोग था। खैर हमसे अध्यक्ष के बारे में पूछ रहा है, तो नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष, याद रखेंगे पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं, पदेन अध्यक्ष, जो भी व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री होता है वो पदेन अध्यक्ष माना जाता है, याद रखेंगे, ठीक है। राष्ट्रीय एकता परिषद की अध्यक्षता कौन करता है, तो दोस्तों सिंपल सी बात है, चैप्टर ही हमारा प्रधानमंत्री से संबंधित है, तो कुछ बातें अंदर स्टूड हैं उसे आप समझ जाइए। भारतीय एकता परिषद जो है दोस्तों, इसकी अध्यक्षता कौन करता है, प्रधानमंत्री करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का दोस्तों अध्यक्ष कौन होता है, तो याद रखेंगे इसके अध्यक्ष भी कौन होते हैं, प्रधानमंत्री ही होते हैं। ऐसा मत करेगा कि रक्षा मंत्री कर लीजिएगा, ठीक है, सुरक्षा परिषद की बात कर रहा है तो यहां भी दोस्तों आप प्रधानमंत्री का ही चुनाव करिए, ये आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। आगे लिख रहा है, प्रधानमंत्री संसद के किस सदन का सदस्य होने पर अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकता। अगर कब दोस्तों अविश्वास प्रस्ताव आए और वोट नहीं दे सकता, जब वो लोकसभा का मेंबर ना हो, जब वो उच्च सदन में बैठा होता है, उस समय कैसे लोकसभा में जाके जो है, जैसे मान लीजिए मनमोहन सिंह जी थे, अब मनमोहन सिंह जी राज्यसभा के सदस्य थे, वो तो असम से आए हुए थे। अब दोस्तों मान लीजिए लोकसभा में उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए और एक वोट की बात रहे, लेकिन अब वो राज्यसभा में बैठे हैं, तो कैसे लोकसभा में वोट देंगे, दे ही नहीं सकते। तो याद कब होता है, जब व्यक्ति किसमें हो, जब व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य हो, या व्यक्ति जब क्या हो, उच्च सदन का सदस्य। आप परीक्षा में देखिएगा आपके सामने ऑप्शन क्या देता है, क्योंकि राज्यसभा को ही उच्च सदन कहते हैं, इसे अस्थाई सदन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अस्थाई सदन भी कहा जाता है, क्योंकि ये सदन कभी समाप्त नहीं होता, ठीक है, इसका कभी विघटन नहीं होता। सवाल आता है कि किस सदन का विघटन नहीं होता, तो याद रखेगा विघटन नहीं होता। किसका, तो दोस्तों याद रखेंगे राज्यसभा का, ठीक है, राज्यसभा का विघटन कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है। आगे लिख रहा है, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों में से अपने मंत्रियों का चयन करने के लिए कौन स्वतंत्र होता है, तो दोनों सदन में से, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, वहां से अपने अकॉर्डिंग दोस्तों व्यक्ति का चुनाव किया जाता है, मंत्रियों का चुनाव किया जाता है। और ये कौन चुनाव करता है, याद रखेंगे प्रधानमंत्री ये चुनाव करते हैं। कौन करते हैं, प्रधानमंत्री। जिस व्यक्ति को चाहे वो व्यक्ति लोकसभा का मेंबर हो चाहे राज्यसभा का मेंबर हो, उसे वो मंत्री चुन सकते हैं। केंद्रीय सरकार के मंत्रालयों या विभागों का सृजन कौन करता है, जितने मंत्रालय बनते हैं, जितने नए विभाग बनते हैं, इनका सृजन कौन करता है, तो इसका सृजन भी प्रधानमंत्री ही करते हैं, ठीक है, इसका सृजन कौन करते हैं, प्रधानमंत्री ही करते हैं, तो इसे भी याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा, आप लोगों को समझ में आता है या फिर मैं ऐसे मेहनत करते चलता है, क्योंकि मैं पलट के देखता नहीं कि कितने बच्चे क्लास को पसंद कर रहे हैं। मेरा केवल ये रहता है ना कि मैं बच्चों को शुरू से लेकर आखिरी तक चीजें बताता चलूं, और ये सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। बच्चे आज कमेंट करके पूछते हैं सर ये फला एग्जाम के लिए जरूरी है। अरे भाई, अगर आप विषय पर पकड़ बनाएंगे ना तो ये हर एग्जाम के लिए जरूरी है। मैं तो कहता हूं ना कि आपके घर में कोई भी किताब हो, किसी भी एग्जाम की किताब हो, आप टॉपिक मैच करा लो, एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। जब हम चैप्टर पे क्वेश्चन बनाते हैं ना तो ये सोचकर बनाते हैं कि कहीं कुछ छूटना नहीं चाहिए, कहीं कुछ नजरों से ओझल ना हो जाए। फिर भी अगर कुछ छूटता है तो आप मुझे कमेंट करो, मैं उस पर वीडियो दूंगा। आप इतिहास विषय जाकर देखो, कोई एक टॉपिक बता के दिखाओ कि हाँ नितिन सर इस टॉपिक पर आपने चर्चा नहीं किया है, क्योंकि नितिन सर क्यों छोड़ेंगे, हम तो खुद ही ढूंढने में लगे रहते हैं। अगर हमें छोड़ के पढ़ाना होता तो 150 लेक्चर में हिस्ट्री थोड़े पढ़ाता, तब तो हिस्ट्री 50-60 में निपट जाती, ठीक है। आज देखिए 26 लेक्चर आपके संविधान विषय में चल रहा है, और अभी हम संविधान में दोस्तों कहां पहुंचे, हम अनुच्छेद 26 हम अनुच्छेद पहुंचे 78 तक। अगर हम प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की बात कर रहे हैं तो 78 पे जाकर रुक गए हैं।
हम उससे आगे अभी पहुंचे नहीं हैं। अभी तो आपको राज्यसभा पे चर्चा करना है, लोकसभा पे चर्चा करना है, सब पढ़ते हुए आगे बढ़ना धीरे धीरे, ठीक है। संयुक्त अधिवेशन के बारे में चर्चा किया जाएगा, फिर आगे बढ़ेंगे तो आप वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में पढ़ेंगे, धन विधेयक के बारे में पढ़ेंगे, वित्त विधेयक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अनेक प्रकार की निधियों के बारे में देखा जाएगा, बहुत सारी चीजें हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट की बातें होंगी। तो कितना सोचिए, अभी कहां तक चलना, 395 अनुच्छेद तक चलना है और हम लोग यहीं पर है। तो आहिस्ता आहिस्ता पढ़ते हैं। हमको कोई ये टारगेट नहीं कि 40 लेक्चर में हमारा संविधान समाप्त हो जाए। देखिए, समाप्त करने की बहादुरी नहीं है, एग्जाम में क्वेश्चन फंसाना है, ठीक है। कोई अगर आप कभी ऐसा हो तो पता चले कि हाँ प्रश्न नितिन सर ने पढ़ाया था, ये होना चाहिए, तब तो मजा आए, है कि नहीं। तो चलिए, आज का सेशन फिलहाल यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। याद रखिएगा, बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो पूरी तरह से यूट्यूब पर पढ़ा दिए गए हैं। ये उन्हीं का हैंड रिटन नोट्स है। ये अगर आप खरीदते हैं तो आपको डाउनलोड करके प्रिंट कराना होगा। किताबें अगर लेते हैं तो किताब तो बाई पोस्ट आपके घर जाती है। तो जैसी आपकी इच्छा हो, एक मौका दीजिए। मैं ही कहूँगा कि आप हमारे पेड प्रोग्राम को पहले एक बार ज्वाइन कर लीजिए, जो अभी चल रहा है, क्योंकि उससे आपकी तैयारी बहुत गजब की हो पाएगी। इतनी गजब की ना कि भारत का कोई भी एग्जाम आप देंगे, कभी आपको डर नहीं लगेगा कि सर ये छोटा एग्जाम है कि बड़ा एग्जाम है। देखिए, आप कॉन्सेप्ट अगर पकड़ लिया आपने, ठीक है, जैसे बचपन में आपने जोड़ घटाना गुणा भाग सीख लिया, अब चाहे 2 अंक का गुणा करना हो, चाहे 3 अंक का करना हो, चाहे 5 अंक का, क्या फर्क पड़ता है। हमें वो कॉन्सेप्ट लेके चलना है। तो अगर हम बेसिक समझ गए ना तो कहीं कुछ जाएगा नहीं, सब कुछ ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो चलिए, सेशन ही समाप्त होता है। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।